हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता देखिए एक बहुत ही सिंपल सा और सरल सा टॉपिक है यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो, और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए ये एक हार्ड टॉपिक साबित हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट हैं इसके, वो समझ में आए। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायिकता की। तो जो प्रायिकता की परिभाषा होती है, यदि सिंपल शब्दों में मैं आपको ये कहूँ तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम और अपॉन कुल परिणाम। यदि प्रायिकता के सभी आपके कंसेप्ट क्लियर हों तो जो प्रायिकता के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल तक के, या जो जनरली जो हम क्वेश्चन करते हैं, उनमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, जैसे प्रायिकता का देखिए जो सूत्र हमारे पास होता है मुख्य रूप से वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एक सिक्के की। सिक्का मतलब जो कॉइन होता है हमारे पास, वो जो एक सिक्का है, आपको पता है उसके दो पहलू होते हैं, एक साइड एच और एक साइड टी, हेड और टेल, या जिसको आप बोल सकते हो चित और पट। तो ये होता है हेड, जिसको हम बोलते हैं चित, और ये होता है टेल, इसको हम बोलते हैं पट। ये हेड और ये आपका टेल। देखिए, यदि एक सिक्के को हम n बार उछालते हैं, एक सिक्के को हम कितने बार उछालें? n बार उछालें। तो यदि हम एक सिक्के को n बार उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम 2 की घात n, ये इसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है। यदि हम एक सिक्के को कितनी बार उछालें या उसको हम n बार उछालें तो उसके जो कुल परिणाम होंगे वो हमेशा इस सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं, 2 की पावर n। अब जैसे यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सिक्कों को मैंने एक बार उछाला, सिक्के को उछाला मैंने कितने बार? एक बार। तो कुल परिणाम कितने होंगे? इसके 2 होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी एक बार उछालने पर। तो 2 की पावर 1 मतलब कितना हो जाए हमारे पास? 2। यदि इसी सिक्के को मैं 2 बार उछालूं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएंगे? 4। यदि इसी सिक्के को मैं उछालता हूँ 3 बार तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। और यदि इसी को उछालता हूँ मैं 4 बार तो ये हो जाएगा इसमें कितना? 2 की पावर 4, 16। अब देखिए, आपको पता है कि जैसे हमारे पास सिक्का है उस पर 2 ही पहलू होते हैं हमारे पास, एच और टी, हेड और टेल। यदि एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, जैसे हमने सिक्के को उछाला, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई भी आप मैच करते हो तो उसमें आप टॉस करने के लिए सिक्का उछालते हो, तो सिक्के पर क्या मिलता है हमें? या तो हमें मिलेगा एच या फिर मिलेगा हमें टी, मतलब हेड और टेल। तो कुल 2 ही परिणाम मिल सकते हैं हमें, या तो मिलेगा हमें हेड या फिर क्या मिलेगा हमें? टेल। तो इसका मतलब जो वो 2 परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे? एच को टी हो सकते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिले हमें? 2। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एच और टी हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें, जैसे अब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। एक सिक्के को उछाला हमने 2 बार तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। या 2 सिक्के मेरे पास हैं, उनको मैं उछालता हूँ एक बार तो कुल परिणाम कितने होंगे? फिर 4 होंगे। देखिए, जैसे मेरे दोनों हाथों में सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, जैसे मैंने माना कि मेरे दोनों हाथों में कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। यदि मैं दोनों को उछालता हूँ तो क्या मिलेगा हमें? या तो इस पर भी हेड आएगा या फिर क्या होगा? इस पर भी हेड होगा। तो एक परिणाम तो हमारे क्या बन गया? एच एच, मतलब पहले पर भी एच और दूसरे पर भी एच। या ये हो सकता है कि इस पर एच हो और इस पर क्या हो जाए? टी हो जाए, तो मतलब एच कोमा टी। या फिर क्या हो सकता है कि इस पर पहले एच था, इस पर टी था, तो यह हो सकता है कि इस पर तो एच ही रहे और इस पर क्या आ जाए? टी आ जाए, तो मतलब टी कोमा एच। या फिर दोनों के दोनों पर क्या मिल जाए हमें? टी मिल जाए उछालने पर, तो ये टी कोमा टी। ये हमारे कितने परिणाम हो गए? इसके 4 परिणाम हो गए। इसी प्रकार यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं 3 बार, एक सिक्के को उछालने पर 3 बार, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो उन बातों का मतलब भी क्या? एक है। उसके परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। जैसे मेरे पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, तीनों सिक्कों को मैंने उछाला एक साथ, तो या तो क्या होगा कि तीनों पर
h मिल जाएगा हमें। तो तीनों पर h, या ये हो सकता है कि तीनों में से किसी एक पर क्या होगा, t होगा। अब एक पर t मतलब वो किसी पर भी हो सकता है, तो या तो लास्ट वाले पर t होगा, या बीच वाले पर t होगा, या फिर शुरू वाले पर t होगा, या फिर h t दो पर t मिलेगा हमें, और ये h t और t और ये t, ये मिल गया हमें इसके 8 परिणाम। इसी प्रकार यदि हम इसको उछालेंगे 4 बार तो उसके परिणाम मिलेंगे हमें 16। वो भी आपके इसी प्रकार प्राप्त होंगे आपके, जैसे 4 बार h ले लिया, फिर हमने एक बार t ले लिया, तो फिर जो t है वो आपका चेंज होता रहेगा, फिर 2 बार t लेंगे, फिर 3 बार t लेंगे, और इसी प्रकार लास्ट में जो आपका 16वां परिणाम होगा उसमें 4 बार t, उसमें वो 4 बार में मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ जनरली कि हमारे पास प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली जो मतलब प्रायिकता के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास सिक्के के ऊपर, वो किस प्रकार पूछे जाएंगे आपसे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, जैसे मैंने एक बार उछाला, तो आपसे पूछेगा कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हैं, 2। तो मतलब यहाँ पर जो कुल परिणाम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब हमसे पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता, तो वो कितना है, इसमें चित्त एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम कितना है इसका, 1 है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 1/2। इसी प्रकार यदि हमसे पूछे कि टी आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि इसमें एक ही परिणाम है टी का। तो दोनों की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास, 1/2 होगी। ठीक है, यदि एक सिक्के को उछाले हम 2 बार, एक सिक्के को उछाले हम कितनी बार, 2 बार, तो आपको पता है कि 2 बार उछालने पर तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे, 4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों चित्त आने की प्रायिकता, दोनों चित्त मतलब h, तो दोनों के दोनों h होंगे। तो अब देख सकते हो आप, ये जो 4 परिणाम हमारे पास हैं, इनमें दोनों h कितनी बार है, एक ही तो बार आ रहे। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा इसका, 1। तो मतलब प्रायिकता क्या होगी इसकी, 1/4। यदि आपसे ये पूछे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक चित्त या एक पट आने की प्रायिकता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपको, या तो पूछेगा कि एक चित्त आने की प्रायिकता या एक पट आने की प्रायिकता। तो 2 बार उछाला हमने, तो कुल परिणाम तो 4 हो गए। अब एक चित्त और एक पट कितनी बार है इन 2 परिणामों में, इसमें देख सकते हो आप, एक एच और एक टी, और इसमें एक टी और एक एच, मतलब दोनों में क्या, एक एक एच और एक एक टी है। तो कुल परिणाम तो 4 है, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 2/4। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों टी मतलब 2 पट आने की प्रायिकता, तो वो कितनी, इसमें एक ही परिणाम है इसमें, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 1/4। ठीक है, अब यदि इसी प्रकार हमसे पूछे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, तो मतलब कुल परिणाम कितने होंगे इसके, 8 हो जाएंगे। 3 बार नाम आते हैं, मतलब कुल परिणाम कितने मिल गए हमें, 8 मिल गए। अब हमसे यदि प्रायिकता पूछे, तो इसमें से प्रायिकता क्या पूछ सकते आपसे, कि जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों पट आने की प्रायिकता, तीनों पट का मतलब तीनों टी होंगे, तो तीनों टी आप देख सकते हो इसमें कितने बार, केवल इसमें एक ही बार है, तो प्रायिकता का मान इसमें क्या हो जाएगा, 1/8। तीनों चित्त आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी होगी, 1/8, क्योंकि तीनों चित्त में केवल एक ही परिणाम आपका, इन 8 में से तीनों चित्त केवल एक ही परिणाम में आ रहे हैं, और तीनों पट भी आपके केवल एक ही परिणाम में आ रहे हैं। तो 2 मतलब तीनों चित्त या तीनों पट की प्रायिकता क्या होगी, 1/8 होगी। इसी प्रकार आपसे पूछे कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त मतलब 2 एच होने चाहिए, तो ये जो 8 परिणाम है इसमें से हम ढूंढेंगे कि 2 एच हमारे पास कितनी बार है। यहाँ पर 2 एच है, यहाँ पर भी 2 एच है, और यहाँ पर भी 2 एच, और इन सभी में एच नहीं है 2 बार। तो 2 एच के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है ना, अनुकूल परिणाम 3, और कुल परिणाम कितने होते हैं हमारे, 8। तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि 2 पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट का मतलब 2 टी होने चाहिए। तो देख सकते हैं आप, इसमें से 2 टी कौन कौन से परिणाम में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2 टी, इसमें 2 टी हैं और इसमें 2 टी हैं, तो 3 परिणाम मिल गया हमें। अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके, 3। तो प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, 3/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका मैं जो एक डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। प्रायिकता का आप कैसा भी क्वेश्चन करो, चाहे वो आपका 9th क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, यदि आपसे प्रायिकता पूछी है, मैं केवल प्रायिकता की बात कर रहा हूँ। अदर क्लासों में जैसे 11th 12th क्लास है, उसमें मेरे पास माध्य है, उसका प्रसरण है, वही पूछ सकता है उसमें, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं केवल बात कर रहा हूँ प्रायिकता की, कि यदि आपसे प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है।
0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब देखिए जो प्रायिकता हमारे पास होती है, प्रायिकता, उसकी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब 0 कब होती है और 1 कब होती है वो भी बताएंगे इसमें। देखो आपको प्रायिकता का, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन करो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, यदि आपसे केवल प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता का आंसर जो होगा वो ना तो 0 से छोटा होगा और ना ही हमेशा 1 से बड़ा होगा। वो केवल 0 और 1 के बीच में वेरी करता रहेगा। 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। यदि आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व किया और उसका आंसर यदि आपका 0 से छोटा आ रहा है, मतलब माइनस का आ रहा है, या फिर 1 से बड़ा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका आंसर गलत है। क्योंकि प्रायिकता का नियम क्या है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम सदैव कुल परिणाम के बराबर हो सकते हैं। तो बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, प्रायिकता की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है। और जब अनुकूल परिणाम कुछ भी नहीं हो, मतलब अनुकूल परिणाम है ही नहीं, तो फिर उसकी प्रायिकता की जो वैल्यू हो वो कितनी हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी। और यदि अनुकूल परिणाम की वैल्यू कुल परिणामों से कम है तो इसका मतलब फिर उसका मान आपका वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता रहेगा। अब देखिए 0 कब होता है, असंभव घटना या अनिश्चित घटना, उनकी प्रायिकता की वैल्यू सदैव 0 होती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ कि मैंने एक सिक्के को एक बार उछाला। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर 6 आने की प्रायिकता, तो क्या सिक्के पर 6 होता है? नहीं होता। तो ये कैसी घटना मिल गई हमें? असंभव घटना मिल गई। जैसे मेरे पास एक डब्बा है, उस डब्बे में मेरे पास ऑरेंज कलर की चॉकलेट है, ऑरेंज कलर की चॉकलेट है। मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस डिब्बे में हाथ डालकर आप येलो कलर की चॉकलेट निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? वो जो डिब्बा है उसमें सारी चॉकलेट कैसी हैं? ऑरेंज कलर वाली हैं। तो येलो चॉकलेट निकालने की मतलब जो घटना है वो कैसी घटना होगी? उसकी असंभव होगी या अनिश्चित घटना है। तो उसकी प्रायिकता सदैव कितनी होगी हमारे पास? 0 होगी। इस प्रकार यदि प्रायिकता संभव हो या निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना या संभव घटना, उन सभी की प्रायिकताओं की वैल्यू में से कितनी होती है? 1 होती है। जैसे मैंने एक डिब्बा लिया, उस डिब्बे में मेरे पास सभी लाल कलर की गेंदें हैं, लाल कलर की सारी गेंदें हैं। मैं यदि आपसे ये कहूँ कि आप उस डिब्बे में हाथ डालकर एक लाल कलर की गेंद निकालो, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उस डिब्बे में सारी गेंदें कैसी हैं? लाल कलर की हैं। तो जो गेंद निकलेगी वो कैसी निकलेगी? लाल कलर की होगी। ये कैसी घटना होगी? निश्चित घटना होगी। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम इस स्थिति में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों बराबर हैं तो प्रायिकता की वैल्यू में से कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई हमारी सिक्के के लिए। अब जैसे इसमें क्वेश्चन तो आपके बहुत प्रकार के बनते हैं कि जब चित्त की वैल्यू न्यूनतम 1 हो, अधिकतम 1 हो, तो देखो जैसे मैं आपसे बात करूं कि न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त की प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, न्यूनतम 2 चित्त की प्रायिकता। अब देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम, कि चित्त है वो कम से कम 2 होने चाहिए। तो कम से कम 2 का मतलब क्या होगी? जो चित्त होगा वो या तो 2 होगा या फिर 2 से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि न्यूनतम बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जब भी न्यूनतम बोले तो इसका मतलब क्या होगा? जो है उससे फिर बड़ा लेना पड़ेगा आपको। न्यूनतम 2 बोले तो इसका मतलब 2 या फिर 2 से बड़ा लेंगे। ठीक है। तो न्यूनतम 2 चित्त, इसका मतलब क्या होगा? चित्त या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा कितने होंगे हमारे पास? 3, क्योंकि मैं इसमें 3 बार उछालने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चित्त मतलब H, तो H या तो 2 होंगे या फिर कितने होंगे? 3। तो देख सकते हो आप इसमें 2H हैं, यहाँ पर 2H और यहाँ पर भी 2H और यहाँ पर कितने H हैं? 3। 2 से ज़्यादा हो गए। तो अनुकूल परिणाम मेरे पास कितने मिल गए? 4। और कुल परिणाम कितने हैं इसके? 8। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 4/8 होगी। ठीक है। जब यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब एक चित्त की, किसकी बात करता हूँ मैं? एक चित्त की, कि न्यूनतम 1 चित्त होना चाहिए। अब न्यूनतम 1 का मतलब यहाँ पर 1 से कम नहीं लेना हमें, 1 या फिर 1 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ती है। तो जब चित्त या तो क्या हो? 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो। तो मतलब इसमें से हमें वो परिणाम छांटने पड़ेंगे जिसमें चित्त या तो 1 बार आए या 2 बार आए या फिर 3 बार आए। तो देखिए इसमें 3 बार आ रहा है, और ये जो 3 परिणाम है इसमें 2 बार आ रहा है, और ये जो 3 परिणाम है इसमें कितने बार आ रहा है? 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7। और कुल परिणाम कितने हो गए इसके? 8। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी? 7/8। अब इसी प्रकार जैसे मैं बात करता हूँ अधिकतम की, जैसे मैं बात करता हूँ किसकी? अधिकतम की। जैसे अधिकतम 1 चित्त होना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब जो मैक्सिमम है फिर उससे कम लेने पड़ेंगे हमें। मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, उससे फिर कम लेंगे। ठीक है।
तो अधिकतम एक चित, इसका मतलब जो चित है वो या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 1 से कम होगा। तो 1 से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब 0 का मतलब क्या होगा कि चित 0 है, तो इसका मतलब 3 बार उछालने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चित 0 का मतलब क्या होगा कि चित यहाँ पर कोई है ही नहीं, मतलब एच आपका आए नहीं। तो जब एच नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर तीनों जगह टी आएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ एक चित की। तो देख सकते हो आप इसमें एक चित है, यहाँ पर भी एक चित और यहाँ पर भी एक चित। ये जो कंडीशन है तीनों टी, इसका मतलब यहाँ पर एच कितना है, 0 है, तो ये काउंट होगा इसमें। तो 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम और ये 4 परिणाम। तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी, 4/8 होगी। प्रायिकता की वैल्यू कितनी मिल गई हमें इसकी, 4/8। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पासे की। किसकी बात करता हूँ मैं, पासे की। या जिसको आप बोल सकते हो डाइस। अब पासा कुछ इस प्रकार का होता है आपका क्यूब। जनरली आप सभी लूडो खेलते होंगे, मुझे विश्वास है पूरा। तो 1 2 3 4, फिर नीचे आपका 5 और पीछे आपका 6, मतलब इस प्रकार देखो जो पासा होता है उस पर मतलब 6 प्रकार के अंक लिखे हुए हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी हुई थी। तो जो पासा होता है उस पर 1 2 3 4 5 और 6 ये वाले अंक लिखे गए होते हैं। तो पासे पर देखिए ये 6 प्रकार के अंक लिखे गए होते हैं। जैसे मैंने आपको सूत्र बताया अभी सिक्के की कंडीशन में कि एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम कितने थे हमारे, 2n थे। उसी प्रकार एक पासे को n बार उछालने पर, जब मैं एक पासे को n बार उछालूं तो कुल परिणाम कितने होंगे हमारे, 6n होंगे। क्योंकि एक पासे के फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, और जो सिक्का था उसके 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो 6n से इसके फॉर्मूले से इसके मान निकाल सकते हैं। यदि मैं पासे को उछालूं एक बार, पासे को मैं कितने बार उछालूं, एक बार उछालूं, तो जब पासे को मैं उछालूंगा एक बार तो कुल परिणाम कितने होंगे, अब n की वैल्यू 1 होगी तो 6 कितने हो जाएगा, 6। तो वो जो 6 परिणाम होंगे आपके वो यही होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। यदि मैं पासे को उछालता हूँ 2 बार, कितनी बार उछालूँ उसको, 2 बार उछालूँ, तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके, 6 कितने होंगे, 36। तो देखिए ये वो हमारे 36 परिणाम है। यदि हम एक सिक्के को एक पासे को उछालते हैं हम 2 बार तो 6 कितने हो गए, 36। तो वो 36 परिणाम आपके ये वाले हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल लेके मैंने आपको सिक्के के अंदर बताए, कॉइन के अंदर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, तो उसी प्रकार मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पासे को लेकर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक बार की, सबसे पहले बात करता हूँ मैं एक बार की कि पासे को एक बार उछालने पर हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या जो कंपटीशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं पासे को एक बार उछालने पर, ठीक है, तो वो आपसे किस प्रकार के पूछा सकते हैं। तो देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता, वो सभी कितनी होंगी, 1/6 होंगे। वो सभी कितनी होंगी, 1/6। क्यों, सूत्र हमारे पास क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने इसके, 6, तो मतलब यहाँ पर कुल परिणाम 6 हो गए। यदि मैं आपसे यह कहूँ कि 1 आने की प्रायिकता, तो इन 6 परिणामों में 1 कितनी बार, एक बार ये, तो अनुकूल परिणाम 1, तो 1/6। 2 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम जो 2 है वो कितनी बार, एक बार ये है, तो 2/6, सॉरी मतलब 1/6। 3 आने की प्रायिकता, तो जो 3 है वो कितनी बार, एक बार ही है, तो अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पर 1, तो प्रायिकता 1/6। इसी प्रकार 4 आने की प्रायिकता, 4 एक बार ही है, तो 1/6। 5 आने की प्रायिकता भी 5 एक ही बार है, तो 1/6, और 6 आने की प्रायिकता तो वो भी 1/6। तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से कोई सा भी अंक की प्रायिकता पूछे तो वो कितनी होगी, सदैव 1/6 होगी, ठीक है। अब चलो ये तो हमारे पास इन अंकों की होगी, अलग अलग अंक के आपसे पूछ सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यदि ये पूछे कि 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 5 से छोटा, 5 नहीं है, 5 से छोटा, इसका मतलब 5 से छोटा लेना है हमें, तो 5 से छोटे अंक कितने हो गए, ये 4 अंक हो गए। जो ये 4 अंक हैं वो 5 से छोटे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी, 4/6। यदि आपसे पूछे कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 2 से बड़ा,
तो 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5 और 6, तो 4 परिणाम हो गए, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 4/6। इसी प्रकार आपसे पूछे कि 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 6 से छोटा, तो 6 छोटे कितने, 5 परिणाम है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। यदि आपसे पूछे कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो ये कैसी घटना है, निश्चित घटना है। क्यों कि जो पासे पर जो हमारे पास अंक होते हैं वो सदैव 7 से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। इसका मतलब प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 होगी। आप देख सकते हो मैंने आपसे पूछा है कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो क्या ये जो अंक हैं वो सभी 7 से छोटे हैं, 6 अंक हैं जो क्या 7 से छोटे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 6 और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो प्रायिकता की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/6 1। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार उछालने पर 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो ये कैसी घटना है, असंभव घटना है या अनिश्चित घटना है, क्योंकि ये घटना घटित नहीं हो सकती है। क्यों कि जो पासे पर जो न्यूनतम अंक होता है वो आपका 1 ही होता है, एक छोटा तो नहीं होता। तो यदि आपसे पूछे कि 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो वो कितनी होगी 0, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास अंक होंगे पासे के ऊपर वो 1 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे 0। तो जब अनुकूल परिणाम 0 हैं और कुल परिणाम 6, तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। अब देखिए बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारे जब हमसे पूछे कि भाज्य और अभाज्य के लिए पूछे, सम और विषम के लिए पूछे, तो देखिए ये जो हमारे पास 6 परिणाम हैं इनमें जैसे मैं सम की बात करूं तो जो सम संख्या हमारे पास कौन सी हैं वो 2, 4, 6, और जो विषम संख्याएं हैं वो कौन सी हमारे पास 1, 3 और 5 है। हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3 और 5 है। विषम संख्या सॉरी इसमें हाँ विषम संख्या 1, 3, 5 और अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है 2, 3, 5। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या इसमें कौन सी है हमारे पास 4 और 6। ये केवल 2 संख्याएं जो कैसी हैं भाज्य हैं। सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है केवल 2। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, भाज्य नहीं होती हमेशा। 2 कैसी होती है अभाज्य संख्या होती है। एक को केवल हम विषम संख्याओं की गिनती में काउंट करते हैं। एक को ना तो हम अभाज्य संख्या मानेंगे और ना ही उसको हम भाज्य संख्या मानेंगे। एक भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी जो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है 2 होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये परिणाम लिखे हैं, यदि आपसे ये पूछे कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 3/6। यदि आपसे पूछे कि एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कितनी होती है हमारे पास यहाँ पर 1, 3, 5, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3/6। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारे पास 2, 3, 5, तो 3 संख्याएं तो 3/6। इसी प्रकार यदि आप पूछे कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कितनी हुई 2, तो प्रायिकता की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6। और सम अभाज्य संख्या 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास यहाँ पर 1 और कुल परिणाम कितने हो गए इसके 6, तो ये सभी इसकी प्रायिकता की वैल्यू होगी। अब देखिए ये तो हमारे पास बात हुई, हमने बात की कि जब एक पासे को हम एक बार उछालते हैं। जब यहाँ पर हम बात करें कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, तो देखिए इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर या तो आपको पूछेगा योग के बारे में कि जब संख्याओं का योग कितना हो हमारे पास, देखिए एक पासे को 2 बार उछालने पर यदि आपसे पूछे कि संख्याओं का योग, अब देखिए जो संख्याएं होंगी उनका योग, ये जो संख्या होंगी इनके योग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे 1,1 है तो इनका योग, 1,2 है तो इनका योग, 2,3 है तो इसका योग, 4,4 है तो इनका योग, 5,6 है तो इनका योग। अब देखिए
एक पासे को 2 बार उछालने पर जो संख्याओं का योग है वो न्यूनतम 2 हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, ना तो 2 से छोटा हो सकता है और ना ही 12 से बड़ा हो सकता है। क्यों? कि जो हमारे पास पासा होता है उस पर न्यूनतम अंक, जो न्यूनतम संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1 होती है। तो यदि हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो मतलब न्यूनतम योग हमारे पास कितना हो सकता है, 2। सबसे बड़ा अंक जो पासे पर होता है वो कौन सा होता है, 6 होता है। तो जब 6 को हम जोड़ेंगे 6 में तो वो कितना होगा, 12 होगा। तो मतलब अधिकतम जो हमारे पास योग है वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। 13 इसका अधिकतम योग नहीं हो सकता। तो देखिए, जब एक पास मतलब एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक साथ उछालो तो संख्याओं का योग 2 होगा। अब देखिए, जो मैंने 36 परिणाम लिखे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो कुल परिणाम है वो कितने, 36 है। कुल परिणाम कितने यहाँ पर, 36 है। अनुकूल परिणाम, तो ये जो हमारे पास 36 परिणाम है इनमें संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो पहला परिणाम है 1 और 1, यदि मैं 1 और 1 को जोड़ूंगा तो इसका योग कितना हो जाएगा, 2। तो इन 36 परिणामों में इस एक परिणाम के अलावा, मतलब इस परिणाम के अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई सा भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसका योग 2 हो सकता है। केवल एक ही परिणाम ऐसा है 1,1 जिसका योग कितना होगा, 2 होगा। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2, क्योंकि ये केवल एक ही अनुकूल परिणाम है, 1,1, ये एक ही परिणाम हुआ। ठीक है, संख्याओं का योग 3 होना चाहिए। तो 3 योग कब होगा, जब या तो 1,2 हो या 2,1 हो। तो ये जो हमारे पास 2 परिणाम है, ये वाले, ये 2 परिणाम है, इनका योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 36। जब संख्याओं का योग कितना हो, 4, 4 योग 1 और 3 का हो सकता है, 2 और 2 का हो सकता है और 3 और 1 का हो सकता है। तो 1, 2 और 3, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हो गए, 36। संख्याओं का योग 5 हो तो 5 योग कब हो सकता है, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4/36। ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार जब संख्याओं का योग 6 हो तो 6 देखिए आप, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 5/36। जब संख्याओं का योग 7 हो तो देख सकते हो आप, 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, 5 और 2 का, 3 और 4 का, 4 और 3 का, 5 और 2 का और 6 और 1 का। तो जो अनुकूल परिणाम वो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 36, प्रायिकता हो जाएगी इसकी 6/36। इसी प्रकार जब संख्याओं का योग कितना हो, 8 हो तो 8 योग देखिए आप सकते हैं, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 36। जब संख्याओं का योग कितना हो, 9 हो तो संख्याओं का योग देखिए 9, 1, 2, 3 और, अब देखिए ये तो हमारे पास बात हुई कि इन सभी संख्याओं के, मतलब जो हमारे पास ये 36 परिणाम थे उन सभी 36 परिणामों के योग की, कि जब आपसे संख्याओं का योग पूछे तो उन सब की प्रायिकता मैंने आपको ये बताई। अब देखिए इसमें जो 36 परिणाम है, मतलब एक पासे को 2 बार उछालने पर इसमें यदि क्वेश्चन बनाना चाहो तो मतलब क्वेश्चन तो हमारे बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। जैसे मैं संख्याओं का योग पूछा उसी प्रकार में संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर। तो देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ अंतर की। अब अंतर देख सकते हो आप, अंतर हमारे पास कितना हो सकता है, संख्याओं का अंतर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और संख्याओं का अंतर 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब अंतर का मतलब, जैसे मैंने संख्याओं का योग किया मतलब मैंने इन संख्याओं को जोड़ा, उसी प्रकार मैं इन संख्याओं को घटाऊंगा मतलब अब यहाँ पर अंतर की बात मैं प्लस माइनस की नहीं कर रहा। जैसे 2 और 3 है तो उनका अंतर 1 ही होगा, 2 और 3 काउंट करो या 3 और 2 लो। जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया और 3 और 2 ले लिया, तो इनको संख्याओं का जो अंतर है वो केवल कितना होगा, आपका 1 होगा। तो मैं यहाँ पर बात इनकी कर रहा हूँ, ठीक है। संख्याओं का अंतर 0, तो आपको पता है कि संख्याओं का अंतर 0 कब होगा, जब दोनों संख्याएं क्या हो, समान हो। दोनों संख्याएं क्या हो जाए, समान। तो जब दोनों संख्याएं समान होंगी तो उनको माइनस करने पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जब अंतर 0, तो ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और ये 6,6। आप देख सकते हो ये हमारे पास 6 परिणाम ऐसे हैं
ये वाले 6 परिणाम 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ये हमारे पास 6 परिणाम ऐसे हैं जिनका अंतर कितना हो रहा है, संख्याओं का अंतर 0 है, क्योंकि सभी संख्याएं समान हो रही है ना, तो समान संख्याओं का अंतर कितना होगा, 0 होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6, और कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 36 हो गए। तो प्रायिकता की वैल्यू होगी इसकी 6/36। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए, संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 1, तो देख सकते हैं हम इनका अंतर 1 है, इसका अंतर भी 1 है, तो 1 और 1 2। उसके बाद में इसका अंतर भी कितना, 1, इसका अंतर भी 1 है, और इसका अंतर भी 1, इनका अंतर भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके, 10, और कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 36 हो गए। जब संख्याओं का अंतर कितना हो, 2, अंतर कितना हो, 2, तो इसका अंतर 2 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 और इसका अंतर भी 2, तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमारे पास कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8, और कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 36। जब संख्याओं का अंतर 3 हो, इसका अंतर 3 है, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, तो 3 परिणाम तो ये हो गए। और उसी प्रकार इसका अंतर भी 3 है, इसका अंतर भी 3 और इसका अंतर भी 3, तो 3 तो ये परिणाम और 3 आपके ये परिणाम, कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम 36। अब जब संख्याओं का अंतर कितना हो, 4, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, ये 2 परिणाम है, इनके संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है, 4, और इन दोनों परिणामों में संख्याओं का अंतर भी कितना है, 4। तो 2 परिणाम तो ये हो गए और 2 परिणाम, ये कितने परिणाम हो गए, 4 बटा 36। जब संख्याओं का अंतर 5 हो, 1,6 और 6,1, ये जो 2 परिणाम है इसमें संख्याओं का अंतर कितना होगा, 5 होगा। तो 2 ही परिणाम हुए, तो अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 36। तो ये सभी क्या हमारे पास प्रायिकताएं हैं इनके अंतरों की, ठीक है। किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी हमारे पास प्रयोग हो, जैसे हम एक सिक्के को उछालें, पासे को उछालें, सिक्के को 2 बार उछालें, 3 बार उछालें, पासे को 2 बार उछालें, तो वो जो परिणाम होंगे, कुल परिणाम, यदि उनकी जो सभी प्रायिकताएं होंगी उनको हम सभी को जोड़ेंगे, उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड। तो उन सभी की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। आप देख सकते हो ये जो मैंने संख्याओं का योग लिखा है, यदि हमारे पास ये जो प्रायिकताएं हैं, ये सभी प्रायिकताएं, यदि इन सभी प्रायिकताओं को हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 36/36, मतलब कितनी आएगी, 1 आएगी। किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं की जो प्रायिकताओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। आप देख सकते हो कि यदि आप इसको भी जोड़ोगे, इन सभी का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो 6 4 10, सॉरी हाँ 6 4 10 2 12, 12 और 8 20 और 10 30 और 6 36, 36 और अपॉन में कितना 36 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। अब देखिए ये जो मैंने आपको समझाया वो तो इसके योग के बारे में थी और इनके अंतर के बारे में थी। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें कुछ अलग से हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर समान संख्या आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता या समान संख्या आने की प्रायिकता। तो ये जो 36 परिणाम है उसमें से केवल 6 परिणाम ही ऐसे हैं जो संख्याएं समान हैं। ये जो 6 परिणाम लिखे मैंने 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, इन 6 परिणामों में संख्याएं कैसी हैं, समान है, यह अंक समान है। तो अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 6/36 होगी। असमान अंक आने की प्रायिकता, असमान अंक आने की प्रायिकता या असमान संख्या आने की प्रायिकता या अलग अलग संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये जो 36 परिणाम थे उसमें से केवल 6 परिणाम ही ऐसे हैं जो समान हैं, मतलब उसमें अंक समान है। तो यदि मैं इन 6 परिणामों को यहाँ से हटा दूँ तो कितने परिणाम बच गए मेरे पास, 36 - 6 30 परिणाम बच गए। तो मतलब जो 30 परिणाम होंगे उन सभी में अंक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, असमान होंगे। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है वो है 30 और कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 36। तो ये होगी उसकी प्रायिकता, ठीक है। एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब जो दोनों अंक होंगे वो कैसे होंगे, सम होंगे। तो दोनों अंकों के सम संख्या होने की प्रायिकता यदि आपसे पूछे तो देखिए ये जो 36 परिणाम है इसमें हम ढूंढते हैं कि जो हमारे पास परिणाम होंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, सम होंगे। तो देखिए पहला परिणाम क्या है, 2,2, 2,2,
2,4, उसके बाद में 4,2, 4,4 और ये 2,6 भी है, 4,6 भी है, 6,2, 6,4 और 6,6। ये जो 36 परिणाम होंगे इनमें से हमारे पास ये जो परिणाम है कितने 9 परिणाम है। तो ये जो 9 परिणाम है इनमें आप देख सकते हो कि जो दोनों संख्या है वो कैसी सम आ रही है, 2, 4, 6 सम संख्या होती है। तो दोनों संख्याओं के सम होने की जो अनुकूल परिणाम वो कितने होंगे हमारे पास 9 परिणाम होंगे। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 9/36, प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 9/36। इसी प्रकार यदि हमसे पूछे कि दोनों संख्याओं के विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो अब दोनों संख्या क्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। तो 1,1, 1,3, 1,5, 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3 और 5,5। तो वही फिर से 9 परिणाम आ रहे हमारे पास। ये जो 9 परिणाम है इनमें जो दोनों संख्या हमारे पास दोनों अंक वो कैसे हैं, विषम है। 1, 3, 5 विषम संख्या होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके 9 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए 36। तो प्रायिकता की वैल्यू क्या होगी 9/36। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों अंक सम अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, दोनों अंक सम अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभी बताया था मैंने आपको पीछे कि जो हमारे पास अंक है 2, ये 2 अंक ये वाला, ये कैसा होता है, सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो मैंने आपसे पूछी प्रायिकता कि दोनों अंकों के सम अभाज्य होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब ये केवल हमारे पास एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों अंक कैसे हैं, सम और अभाज्य हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 1 और कुल परिणाम कितने हो गए इसके 36। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे बनते हैं ऐसे कि जैसे मतलब इसमें क्वेश्चन तो हम अनंत बना सकते हैं इसमें, जैसे संख्याओं का अंतर हो, संख्याओं का योग हो, फिर दोनों संख्या मतलब अभाज्य संख्या हो, दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हो। तो वो सभी हमें इसमें अलग अलग करके ज्ञात करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हो, मतलब जो दोनों अंक होंगे वो कैसे होंगे, भाज्य होंगे, उनकी प्रायिकता आपसे पूछिए। अब जो हमारे पास 6 परिणाम होंगे 1 से लेकर 6 तक, उनमें से जो भाज्य अंक है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 और 6। 4 और 6 जो 2 ही अंक हैं वो केवल कैसे होंगे, भाज्य होंगे, बाकी सभी कैसे होते हैं हमारे पास अभाज्य होते हैं। तो मतलब इसमें से हमें 36 परिणामों से वो परिणाम ढूंढने हैं जिनमें दोनों अंक क्या हो, भाज्य हों। तो देखिए ये हमारे पास जो एक परिणाम है वो कैसा है, इसमें दोनों अंक भाज्य हैं, तो 4,6। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा 6,4, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। इसके अलावा ये वाला परिणाम 6,6, उसके बाद में 4,4, 6,6, 4,4, 4,6 और 6,4। ये जो 4 परिणाम है, क्या उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई परिणाम है जो जिसमें संख्याएं कैसी हो, भाज्य हो? नहीं है, केवल 4 ही परिणाम हमारे पास ऐसे हैं जिनमें दोनों के दोनों अंक कैसे हैं, भाज्य हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हो गए 36। तो प्रायिकता की वैल्यू कितने होगी इसमें 4/36। ठीक है। दोनों के दोनों अंक कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बात की भाज्य की, अब उसी प्रकार मैं यहाँ पर बात करता हूँ भाज्य की, अभाज्य की सॉरी। दोनों के दोनों अंक कैसे होने चाहिए हमारे पास, अभाज्य होने चाहिए। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य अंक होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 3 और 5 होते हैं। ये केवल हमारे पास 3 अंक ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, अभाज्य होंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास जब 2 के साथ में क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 2,3, फिर 2,5, इसमें ये दोनों अंक है वो कैसे हैं, इसमें अभाज्य। ठीक है। उसके बाद में फिर कौन सा हमारे पास 3,2, 3,5, फिर 5,2 और 5,5। अब इसमें जो ये 1 है वो तो न, इन 6 परिणामों में क्या हमारे पास 1, तो 1 ना तो भाज्य होता नहीं अभाज्य होता, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 इसमें अभाज्य नहीं है, केवल 2 भाज्य। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि दोनों के दोनों अंक क्या होने चाहिए हमारे पास, अभाज्य होने चाहिए। मतलब इन 3 अंकों में से दोनों अंक होने चाहिए, आपके जो 2 अंक होंगे वो केवल इन 3 में से होने चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने वो 6 परिणाम अलग किए हैं। तो इन आप देख सकते हो कि इन जो 6 परिणाम हैं इनमें से दोनों की दोनों संख्याएं कैसे हमारे पास अभाज्य हैं। तो कुल परिणाम इसके 36 हैं और अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके 6। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 6/36, प्रायिकता होगी इसकी 6/36। अब बात तो हम इसमें और भी कर सकते हैं लेकिन कुछ समय की लिमिटेशन है। तो
मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको ये आज प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया वो शायद आपको समझ में आया होगा। आपको मेरा ये सुझाव जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया नहीं, उसके बारे में मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो आपको यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब प्रायिकता के बारे में अभी हमने केवल बात की है, पासे की और सिक्के की बात की हमने, ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी बात करेंगे हम। और उसके बाद में जो हमारे पास एक मुख्य रूप से जो मतलब एक टॉपिक होता है हमारे पास लीप और एलीप वर्ष का, उसको भी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।